हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में कि कैसे डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर आई और कैसे जो है इंडिया ने चैलेंजिंग फेज जो है उसको पार किया। कैसे बार बार इंडिया को ये कहा गया कि आप डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते हो क्योंकि आप एक इलिटरेट कंट्री हो, एक माल नरिश्ड कंट्री हो, एक छोटी कंट्री हो और आपके यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सस्टेन कर रही हैं। अभी अभी आपका पार्टीशन हुआ है, तो आप किसी भी वे में सोच नहीं सकते कि आप डेमोक्रेसी को अपनी कंट्री में चला पाओगे। लेकिन वहीं पर इंडिया ने भी एक चैलेंज देते हुए इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया और सारे क्रिटिसिज्म को खारिज भी करते हुए अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया और आज तक एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के रूप में मेंटेन भी किया। ये सब तो इंडिया की अचीवमेंट थी। हमने पढ़ा था कि कैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट हुआ था। सुकुमार सेन जी जो हैं वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे और हमने चैलेंजेस भी पढ़े थे जो इलेक्शन कमीशन ने फेस किए थे। सारे स्केप्टिसिज्म के बाद जो हमने लैंडमार्क सेट किया था उसके बारे में भी हमने बात की थी। अब आप सब जानना चाहेंगे कि पहले इलेक्शंस जो 1951 से लेकर 52 में हुए थे उसमें ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने चेयर जो है वो हासिल की थी। तो डेफिनेटली कांग्रेस। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करती थी। हमने पढ़ा है कि इलेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था, तो दैट मीन्स बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो पावर पर आना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस में कुछ ऐसी खास बात थी कि एक मल्टी पार्टी सिस्टम में भी वन पार्टी डोमिनेंस चलती रही। अब मैंने ये जो सेंटेंस बोला है मल्टी पार्टी सिस्टम में वन पार्टी डोमिनेंस, इसका क्या मतलब है? इंडिया पहले दिन से ही कोई वन पार्टी सिस्टम नहीं था, टू पार्टी सिस्टम नहीं था, बल्कि पहले दिन से ही एक मल्टी पार्टी सिस्टम था। और मल्टी पार्टी सिस्टम होने की वजह से बहुत सारी पार्टीज भी इसमें एग्जिस्ट करती थी। बट एक ही ऐसी पार्टी थी जो डोमिनेट करती थी इस पूरे सिस्टम को, और वो थी कांग्रेस पार्टी। क्योंकि ये एक मल्टी पार्टी सिस्टम था लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पार्टी डोमिनेट करती थी और वो थी कांग्रेस, इसलिए इसको वन पार्टी डोमिनेंस इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। बट अब कांग्रेस में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से वो डोमिनेट करती आई इन एवरी इलेक्शन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस को कोई चैलेंज करने वाला ही नहीं था। अराउंड इमरजेंसी फेज यानी 1977 तक कांग्रेस ने अपना स्टैचर जो है वो बना के रखा था। तो ऐसा क्या खास था कांग्रेस के अंदर जिसने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया और उसे हमेशा ही डोमिनेंस और विनिंग स्पिरिट जो है वो दिया विद इन द इंडियन सिस्टम। चलिए देखते हैं कि कांग्रेस की क्या खासियत थी जिसने उसे मल्टी पार्टी सिस्टम में वन पार्टी डोमिनेंस मेंटेन करने में हेल्प की। ओके, तो जो फर्स्ट पॉइंट था या जो फर्स्ट खासियत थी कांग्रेस की वो थी करिश्मा ऑफ नेहरू। हम सब जानते हैं कि नेहरू उस टाइम कितने बड़े लीडर थे और वो क्योंकि कांग्रेस का पार्ट थे तो ऑटोमेटिकली कांग्रेस को एक अनसेड बेनिफिट जो है वो था। क्योंकि नेहरू की एग्जिस्टेंस थी इसलिए जो है उनके करिश्मा की वजह से कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो है लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। जो नेशनल मूवमेंट चली थी, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, सभी जो हैं वो कांग्रेस ने ही होल्ड ऑन की थी। महात्मा गांधी वॉज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, नेहरू वॉज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस जो है एक प्रेशर ग्रुप की तरह फंक्शन करता था 1885 से ही। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में ही फॉर्म हो गया था इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो बहुत पहले से ही उसकी एग्जिस्टेंस थी और इसलिए वो लेगेसी को होल्ड करता था ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और ये लेगेसी होल्ड करने की वजह से ही इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ गई।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कांग्रेस के अंदर थी वो थी बहुत सारे सीनियर लीडर्स की प्रेजेंस। अपने आप में अगर आप देखेंगे कि बहुत सीनियर लोग किसी जगह प्रेजेंट हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो जगह बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ कांग्रेस को भी बेनिफिट मिला, क्योंकि कोई सीनियर्स जो हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट थे, तो ऐसा माना गया कि ये जो पार्टी है ये बेस्ट होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी कांग्रेस जो है वो प्रेजेंट थी, क्योंकि उसने जगह जगह वो मूवमेंट्स जो हैं वो होल्ड आउट की थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से उसका ऑर्गेनाइजेशनल बेस जो है वो पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गया था। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो, जो इतनी बड़ी थी और जिसका ऑर्गेनाइजेशनल बेस जो है वो पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट था। नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्शंस। फैक्शंस जो थे वो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल थे, ठीक है। फैक्शंस क्या थे कि एक तरफ अगर राइट विंग का कोई मौजूद था उसमें, तो लेफ्ट विंग का भी मौजूद था। तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया हुआ था कांग्रेस ने अपने अंदर कि उसकी जो बेनिफिट्स थे वो ऑल ओवर द कंट्री फील किए जा सकते थे, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो लार्जेस्ट पार्टी रही इन एवरी अपकमिंग इलेक्शंस। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज उसका साइज। कांग्रेस अपने आप में इतनी बड़ी पार्टी थी विद सो मेनी लीडर्स कि उसको कम्पीट करने के लिए कोई और पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी इन टर्म्स ऑफ साइज। बाकी सब में किसी में 2 लीडर्स थे, किसी में 3, बट कांग्रेस हैड अ होल वेराइटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व विद इन इट। सो इसलिए उसकी लेगेसी, नेशनल मूवमेंट की, करिश्मा ऑफ नेहरू, उसका ऑर्गेनाइजेशनल बेस, उसका साइज एंड मोर ओवर प्रेजेंस ऑफ फैक्शंस एंड सीनियर लीडर्स, सभी ने ही कांग्रेस को एक डोमिनेंट पार्टी बनाया जब बात आई इलेक्शंस की। अब जब हम कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी महान पार्टी थी, सो अब हम देखते हैं कि उसकी बेसिक नेचर क्या थी। जब कांग्रेस स्टार्ट हुई थी तो वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह स्टार्ट हुई थी, जो फ्रीडम मूवमेंट लड़ने के लिए एग्जिस्टेंस में आई थी। तब ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि ये पार्टी पॉलिटिक्स में जाएंगे या एक पार्टी फॉर्म हो जाएगी कांग्रेस के नाम की। तो एक प्रेशर ग्रुप की तरह ये एग्जिस्टेंस में आया था टू पुट प्रेशर अपॉन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि वो इंडिया छोड़ करके चले जाएं। तो जब वो प्रेशर ग्रुप की तरह थी तो यहाँ पर एक एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, बहुत रिच लोग जो ये लड़ाइयाँ करना अफोर्ड कर सकते थे, बेसिकली वो कांग्रेस का पार्ट थे। बट धीरे धीरे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई, पेजेंट्स इसके साथ जुड़े, विमेन इसके साथ जुड़ी, दलित्स इसके साथ जुड़े, तो धीरे धीरे आदिवासी जुड़े, तो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो पार्ट ऑफ कांग्रेस बनते चले गए। और इसका जो नेचर था वो अपने आप में चेंज होता चला गया। एक तरफ जहाँ रेवोल्यूशनरी लोग यहाँ पर थे जो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन चाहते थे, तो वहाँ पर पैसिफिस्ट भी थे जो पीस में मानते थे बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमिस्ट थे तो मॉडरेट्स भी थे, और राइट विंग पॉलिटिक्स के लोग थे तो लेफ्ट विंग और सेंट्रिस्ट भी थे। तो हर तरह से एक बैलेंस जो है वो कांग्रेस में मेंटेन किया जा रहा था। और धीरे धीरे इसकी नेचर भी जो है वो फैक्शंस की तरह बन गई, अलग अलग लोगों की प्रेजेंस की वजह से। और रजनी कोठारी ने इसी को ही कांग्रेस सिस्टम कहा कि कांग्रेस जो है वो अपने आप में एक पार्टी नहीं थी, एक सिस्टम था जहाँ पर ऑपोजिशन भी प्रेजेंट था और जो लोग पॉपुलर, जो चलाने वाले थे इसे, जो सपोर्टर्स थे, वो भी मौजूद थे। तो अपने आप में कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक सिस्टम बन करके सामने आई थी। सो नेचर ऑफ कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो ये एक कोलिशन की तरह एग्जिस्टेंस में आता है, जिसको सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन कहा जाता है। सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन का क्या मतलब है कि अलग अलग सोसाइटी के लोग और अलग अलग सोच वाले लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग, सभी जो हैं वो इसका पार्ट बने। तो अलग सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन जो है, अलग अलग लोग जो हैं वो इसमें प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से कांग्रेस की नेचर भी ऐसी बन गई कि उसको अपने आप में एक सिस्टम कहा गया। और जो ऑपोजिशन लीडर्स थे वो भी इससे ज़्यादा compete नहीं कर पाए, क्योंकि ऑपोजिशन भी इसके अंदर ही मौजूद था। जहाँ पर सपोर्टर्स थे वहाँ पर ऑपोजिशन भी यहीं पर ही प्रेजेंट था।
जब हम एकोमोडेशन की बात करते हैं कि कांग्रेस ने एकोमोडेट कैसे किया इतने सारे डिफरेंसेस को, तो सबसे पहले तो एक बैलेंस स्ट्राइक किया कि ठीक है, हम नेगेटिव भी सुनेंगे, हम पॉजिटिव भी सुनेंगे, एंड देन वील बी टेकिंग अ डिसीजन। नेक्स्ट जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई वो थी टॉलरेंस। ये नहीं कि हम ऑपोजिट व्यू सुनना ही नहीं चाहते। आज के टाइम द मोमेंट यू सी समबडी जो आपसे ऑपोजिट व्यू का होता है, तो आप क्या करते हैं, यू जस्ट गिव अप दैट पर्सन कि हम सुनना ही नहीं चाहते, हम मिलना ही नहीं चाहते, कि हमारे विचारों के साथ नहीं मैच करता। बट ऐसा उस टाइम पे नहीं था। वो लोग नेहरू का तो ऐसा माना जाता है कि नेहरू ऑपोजिशन लीडर्स को अपने पास बुलाते थे और उनसे बोलते थे कि जो भी कमियां हैं यू टेल अस, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। सो ऐसा ऑपोजिशन तो सिर्फ 1947 में ही देखा गया था इंडिया में। अब ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। अब तो ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन जो है वो कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो टॉलरेंस जो है और बैलेंस जो है वो मेंटेन करना, इंक्लूसिविटी, कॉम्प्रोमाइज, एक कॉम्प्रोमाइज पर आना, ये नहीं कि जिद दोनों साइड से चल रही है, वो कंट्री के बेनिफिट में सोचते थे, इसलिए एक बैलेंस स्ट्राइक करके कॉम्प्रोमाइज करते थे। तो वहीं पर जो है टॉलरेंस, बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज से एकोमोडेशन जो है वो बना रहा था विद इन द कांग्रेस सिस्टम। सो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऑपोजिशन था ही नहीं? तो मैंने आपको बताया कि ऑपोजिशन था। 1952 से ही ऑपोजिशन जो है वो एग्जिस्ट करता था, बट वो प्रैक्टिस में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि फैक्शंस थे। कांग्रेस अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, उसके अंदर ही ऑपोजिशन मौजूद था, तो अलग से जो ऑपोजिशन था उसको कोई भाव ही नहीं दे रहा था। तो 1960s और 70s तक कांग्रेस इसी तरीके से रूल करती रही ओवर ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो हमने क्या पढ़ा कि नेचर क्या थी कांग्रेस की, क्यों वो इलेक्शंस को जीतती आई थी अभी तक, कैसे अकोमोडेशन हो रहा था और ऑपोजिशन किस वे में फंक्शन कर रहा था। चलिए अब इसके थोड़े से नोट्स देख लेते हैं और इसे और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। सो कांग्रेस डोमिनेंस के रीजंस देखें तो लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट जो है वो चलाने वाली ही कांग्रेस थी। नेहरू का करिश्मा, नेहरू की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, ऑर्गेनाइजेशनल बेस जो पूरी कंट्री में स्प्रेड आउट था, सीनियर लीडर्स जिनकी प्रेजेंस उसे और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टी बनाती थी, पार्टी स्ट्रक्चर एंड साइज, पार्टी का अपना स्ट्रक्चर इतना बड़ा था, साइज इतना बड़ा था कि जिसकी वजह से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी माना जाता था, और फैक्शंस जो कि हमें ये बताते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे। नेचर की बात करें तो फैक्शंस थे, पहले सिर्फ एजुकेटेड रिच लोग थे जब वो एक प्रेशर ग्रुप थी, बाद में एक पार्टी बनी जिसमें मासेस गरीब लोगों ने भी ज्वाइन करना शुरू किया विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स, कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स, जो कंजर्वेटिव सोच के थे, जो मॉडर्न सोच के थे, दोनों ही इसमें प्रेजेंट थे। रेवोल्यूशनरीज भी थे, पैसिफिस्ट भी थे, राइट, लेफ्ट और सेंटर भी प्रेजेंट थे। तो एक तरह से ये सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन बन गया था। और एकोमोडेशन जो है वो हो रहा था बैलेंस मेंटेन करके, थॉट्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज स्ट्राइक करके और टॉलरेंस रख के। सो सपोर्टर्स और ऑपोजिशन दोनों के बीच में ही इन तीनों पॉलिसीज को फॉलो करके एकोमोडेशन मेंटेन किया जा रहा था। ऑपोजिशन जो है वो 1952 से एग्जिस्ट करता था, लेकिन 1960s और 70s में जब कांग्रेस की बुरी स्टेट आनी शुरू हुई और साथ ही साथ इमरजेंसी का फेज बिल्कुल पास था, जब कांग्रेस के अगेंस्ट लोग होने लगे, जिसके बारे में हम थोड़े और चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे, तब जो है वो ऑपोजिशन और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा। अभी तक ऑपोजिशन का कोई रोल यहाँ पर नहीं था। वेलकम बैक गाइस, आई होप आपको ये चैप्टर पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात की है, नेशन बिल्डिंग की बात की है, इलेक्शन कमीशन की बात की है, सुकुमार सेन की बात की है, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर या 2 मार्कर बनता है कि सबसे पहले जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बना था। फिर हमने चैलेंजेस की बात की है जो इलेक्शन कमीशन ने फेस किए थे, किस तरीके से इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट किए गए और क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हमने लैंडमार्क हिस्ट्री बनाई, कैसे हमें क्रिटिसिज्म मिला नॉट ओनली फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर्स बट विद इन आवर बॉर्डर्स एज वेल, बट स्टिल इंडियन डेमोक्रेसी जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की तरह आज भी फंक्शन कर रही है। उसके बाद हमने कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ा कि नेचर ऑफ कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस क्यों सारे इलेक्शंस जीतती आ रही थी, ऐसी क्या खास बात थी कांग्रेस में, कैसे वो एक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी,
कैसे जो है उसमें फैक्शंस एग्जिस्ट करते थे, किस तरीके से एकोमोडेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स हो रहा था, और फाइनली हमने पढ़ा ऑपोजिशन के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में उसे ऐड कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर आपको दे दूंगी। अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर क्वेश्चन बैंक्स वगैरह भी प्रैक्टिस किए जाते हैं जो यहाँ पर करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसके लिए जीमेल आईडी पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड विद इन अ डे और 2। और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो है मैं टर्मिनोलॉजीज जो है वो डालती रहती हूँ, लाइक कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये सब जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। क्योंकि कभी मैं सोशलिज्म टर्म यूज़ करूँ तो आपको अगर उसका मतलब ही नहीं पता तो आपको अगेन गूगल करना पड़ेगा उसे देखने के लिए। तो अगर आप उस पेज को फॉलो कर लेंगे तो वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो मिलती रहेंगी जो आगे तक आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। सो मार्च में होने वाले बोर्ड्स में अगर 100 स्कोर करने हैं सो ये सारी चीज़ें कर लीजिए और पीछे मत हटिए, क्योंकि बहुत सारी दुनिया जो है वो इस चैनल का फ़ायदा उठा रही है, इवन ऑनलाइन बैचेस का भी फ़ायदा उठा रही है, और वो सभी अगर 100 स्कोर करेंगे तो मैं नहीं चाहती कि मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो उससे पीछे रह जाएं। सो उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए आप। नेक्स्ट, लाइक, शेयर, कमेंट, ये मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको पसंद आए ये चैनल और इसमें आने वाला कंटेंट तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।